हेलो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सॉलिड लिक्विड का सेपरेशन एंड लिक्विड लिक्विड का सेपरेशन देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे लिक्विड और गैस का सेपरेशन और गैस गैस को कैसे सेपरेशन करेंगे और उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, क्या क्या मेथड्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में और एक छोटा सा टॉपिक है जो क्रोमेटोग्राफी का है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्या आ गया कि यहाँ पे हम देखेंगे लिक्विड और गैस के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे। सो सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड गैस मिक्सचर बाय हीटिंग। अगर हम हीट कर रहे हैं तो अगर कोई चीज गैस है, गैस होगा, क्या होगा अगर हम गर्म कर रहे हैं इसको, तो जितने भी गैसेस हैं वो ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। मिक्सचर अगर है तो ये इजिली जा सकते हैं गैसेस। बचेगा क्या? लिक्विड बचेगा। तो हम हल्का फुल्का अगर हीटिंग से भी क्या हो सकते हैं, जितने भी गैसेस हैं इनको हम इजिली रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है। द सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसका जो सोलिबिलिटी है लिक्विड में, गैस जो डिसॉल्व होके जो मिक्स होके है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर सोलिबिलिटी डिक्रीज हो गया मतलब ये इनसॉल्युबल रहा। अगर इनसॉल्युबल रहा जितना भी गैसेस है ये सब चीजें उड़ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे, द लिक्विड गैस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज filled in a flask and heated gently so that the solution does not boil। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन को बॉयल नहीं करना, पानी को गर्म नहीं करना। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा ये कितना रहेगा, 100 डिग्री से कम होना चाहिए। तो होगा क्या, जितना भी गैसेस है ये सब क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। नेक्स्ट आता है, ऑन हीटिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिक्रीजेस एंड द डिसॉल्व गैस इज इवॉल्व्ड एंड कलेक्टेड। उड़ गया तो इसको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है, बंसन बन रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल छोड़ो, इसको गोली मारो। लिक्विड है और मान के चलिए कोई गैस है, जैसे जैसे मैं गर्म कर रहा हूँ जितने भी गैसेस चीजें हैं वो सब चीजें ऊपर जा रहा है और यहाँ पे जो भी लिक्विड है यहाँ पे रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, सेपरेशन ऑफ ए लिक्विड गैस मिक्सचर बाय रिलीजिंग प्रेशर। अगर हम प्रेशर को अगर डिक्रीज कर देते हैं, हमने पढ़ा था जब हम क्या कर रहे थे, फेज ट्रांसफर जब हम कर रहे थे एक फेज से दूसरे, तो दो तरीके के चीजों से हम क्या कर सकते हैं, फेज को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द प्रेशर एंड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर से भी हम स्टेट चेंज कर रहे थे। ठीक, जैसे कि अगर कोई भी गैस है, अगर मैं यहाँ पे उसका प्रेशर को इंक्रीज कर दूं, पार्टिकल्स यहाँ पे थे, अगर इसको इंक्रीज कर दूं, इतना आ गया, प्रेशर ज्यादा दे दिया, तो अभी कौन से स्टेट में आ गया, ये लिक्विड स्टेट में आ गया। पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर कम रह गया तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट कहते थे। मतलब प्रेशर देने से क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट में जा रहा है। अगर मैं प्रेशर को अगर कम कर दूं गैस स्टेट में चला आएगा। तो वही है कि अगर मान लीजिए एक लिक्विड और गैस का मिक्सचर और ये हाई प्रेशर पे, जितना भी होना चाहिए नॉर्मल प्रेशर से ये ज्यादा है। अगर मैं इसका प्रेशर को अगर कम कर दूं तो जितने भी गैसेस हैं ये सब उड़ जाएंगे, इसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। जैसे कि, ठीक है, एग्जांपल देखेंगे। देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, द सॉलिडिटी ऑफ ए गैस इन द लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर को अगर डिक्रीज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी चीज का फायदा उठाते हुए क्या होता है, देखो, CO2 gas is dissolved in water by applying pressure aerated drinks, and this CO2 gas comes out with a fizzing sound when the pressure is released। ठीक है, तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सोडा होता है, तो इसमें क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं यहाँ पे, प्रेशर डाल के इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। जैसे ही इसका कैप को ओपन करते हैं तो एक सिजल साउंड आता है, ठीक है, ऊपर आता है। और अच्छे से कैसा होगा, अगर इसको हम अच्छे से अगर सेक करेंगे, ठीक है, तो जितने भी गैसेस हैं, गैस का डेंसिटी कम होता है ना, तो ये ऊपर आके रह जाता है। जैसे ही हम यहाँ पे खोलते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे ओपन किया गैस, तो सारा का सारा गैस उड़ गया ऊपर। अब गैस अगर यहाँ से चला गया, अंदर क्या बचा, वैक्यूम। अगले यहाँ पे लो प्रेशर रहा
और यहाँ पे रहा हाई प्रेशर। अगेन चीजें हाई प्रेशर लो प्रेशर मूव करता है, यहाँ इसके साथ साथ ये लिक्विड है ये भी क्या होता है बाहर आता है। समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से ये काम कर रहा है, साइंस किस तरह से लग रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें एक साथ रह रहा है। हमारा मोटिव क्या है इस यहाँ का स्टडी करना कि अगर प्रेशर अगर कम हो गया तो जितना भी गैसेस है ये सब क्या होते हैं रिलीज हो जाते हैं, यहाँ से बुलबुले निकलते हैं। नेक्स्ट आता है क्या सेपरेशन ऑफ गैस गैस मिक्सचर। अभी तक लिक्विड और गैस का देखा हमने दो तरीके से कर सकते हैं, या तो गर्म कर सकते हैं या फिर प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। अभी गैस गैस के मिक्सचर को कैसे अलग करें। सबसे पहला क्या आया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब आपस में इंटरमिक्स होना। देखो प्रिंसिपल क्या है डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द गैस कंपोनेंट। गैस के जो कंपोनेंट्स है इसमें भी डेंसिटी का रोल होता है। जैसे कि सबसे हाई डेंस मान के चलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डेंस गैस है वह, और एक लो डेंस है। तो जितना भी ज्यादा डेंस है वो थोड़ा सा नीचे होगा, जो लो डेंस है वो ऊपर होगा। ठीक है, सो या सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, एंड एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डेंस है, हाइड्रोजन थोड़ा सा कम डेंस होगा। एंड SO2 एंड N2। SO2 भारी होगा और N2 हल्का होगा। मुझे कैसा पता चला। गैस का जो वॉल्यूम है जो डेंसिटी होता है इसका फॉर्मूला देखो मास बाय वॉल्यूम होता है। अभी एक वॉल्यूम को क्या रख रहा हूँ मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ। एक जो कंटेनर है इसको कांस्टेंट रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो कंटेनर पर गैस को रखते हो उसी का ही क्या लेता है वॉल्यूम को ले लेता है। ये हमें पता है, मैंने देखा था। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रहा। तो जो डेंसिटी है ये क्या रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा मास से। जितना मास बढ़ेगा डेंसिटी उतना बढ़ेगा, जितना मास कम होगा डेंसिटी उतना कम होगा। ये मैथ में तो हमने पढ़ा था प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट अभी मास देखो ज्यादा कहां पे, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो है। कार्बन है और एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना रहा एक और एक दो रहा। इसका मास कितना रहा इसका 12 रहा, इसका 14 रहा और इसका 14 रहा। 4 4 8 2 10 40 वाह 40 यूनिट का रहा और ये 2 यूनिट का। अगेन इसका मास कम है तो इसका डेंसिटी भी क्या होगा कम होगा। इसका मास ज्यादा है तो इसका डेंसिटी ज्यादा होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे देखो सल्फर का कितना रहता है 32 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 16 और यहाँ पे N2 14 प्लस 14। ऑब्वियसली बात है देखने से पता चले 28 और ये कितना हो रहा है 3 4 5 कुछ 60 के आसपास जो भी होगा देख लेना। 65 के जो भी हो रहा है 60 प्लस जा रहा है। अगेन ये मास यहाँ पे कम है, इसका मास ज्यादा है तो इसका डेंसिटी कम है और इसका डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो डेंसिटी का ऐसे पता चल रहा है। एंड हाँ इसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं इसको अलग अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्या डिसॉल्व इन द सुइटेबल सॉल्वेंट। कुछ गैसेस एक सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं और दूसरा नहीं होता। अगर मान के चलो यहाँ पे एक मिक्सचर है, एक ऐसा ले रहा हूं जहां पे रेड कलर के ऐसे गैसेस हैं और ब्लू कलर के गैसेस हैं। और ये जो गैस है ये ग्रीन ले लेते हैं। हाँ ऐसे ग्रीन कलर के यहाँ पे एक लिक्विड है एक सॉल्वेंट है। ठीक है, जहां पे ये ब्लू वाले क्या हो रहे हैं इससे डिसॉल्व हो रहे हैं। अगर डिसॉल्व हो गए क्या होगा अगर अच्छे से चेक कर तो सारे के सारे ब्लू वाले यहाँ पे चले आएंगे। बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ ये रेड वाले बचेंगे क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं हो रहे। तो हाँ तो अगर मैं ये लिक्विड को अगर निकाल दूं तो क्या बच रहा है यहाँ पे रेड वाला मुझे मिल गया और यहाँ पे ग्रीन प्लस ब्लू वाला रह गया। अभी मेरे पास अगेन लिक्विड और गैस का मिक्सचर है। इसको कैसे अलग कर सकते हैं या तो डिस्टिलेशन कर सकते हो पहला प्रोसेस डिस्टिलेशन गर्म कर सकते हैं वाह डिस्टिलेशन कर सकते हैं या फिर प्रेशर रिलीज करके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीन अलग मिल जाएगा और यहाँ पे ब्लू अलग मिल जाएगा। ब्लू मिला और यहाँ से रेड मिला अलग अलग हो गया हमारा कंपोनेंट। ठीक है, तो यही है क्या ये मेथड। अब इसका थोड़ा सा लैंग्वेज देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे प्रिंसिपल व्हेन वन कंस्टिट्यूएंट इज सॉल्युबल इन लिक्विड और reacts with chemically with a liquid, it is dissolved in that solvent from which it can recover by a chemical reaction। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं अलग कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कि N2 and CO2। N2 क्या होगा insoluble in KOH
लेकिन CO2 इससे सोलेबल हो रहा है, मिल जा रहा है, तो केमिकल रिएक्शन से इन दोनों को फिर से अलग कर सकते हैं और यहाँ से ये मिल रहा है। नेक्स्ट आता है क्या, एमोनिया एंड N2 जो कि नाइट्रोजन है, ये इन वाटर। तो एमोनिया जो है पानी से सोलेबल है, लेकिन नाइट्रोजन ये सोलेबल नहीं है। तो हाँ, नाइट्रोजन मिल गया, फिर बाद में केमिकल मेथड से इन दोनों को अलग कर सकते हैं। फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। अगर रिएक्शन वगैरह हो गया तो केमिकल प्रोसेस, अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है, अगर मिक्सचर फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से हम ऐसे फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। लास्ट में क्या आया, SO2 एंड O2। ये भी कहाँ पे KOH पे देख सकते हो, ये सोलेबल होगा और ये इनसोलेबल होगा। एंड लास्ट में आता है क्या, प्रेफरेंशियल लिक्विफिकेशन। इसमें देखो क्या होगा, employed industrially for the separation of a homogeneous mixture of two gases, one of which liquefies under high pressure when they are allowed to expand suddenly। एक यहाँ पे जो मिक्सचर होगा, जैसे कि mixture of H2 and N2 under high pressure is allowed to expand suddenly, NH3 is liquefied and gets separated from H2। दो गैसेस मिक्सचर है, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर देता हूँ तो एक जो गैस कंपोनेंट है वो पहले लिक्विफाई हो रहा है, पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, दूसरा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो NH3 है, एमोनिया जो गैस है, ये अच्छे से लिक्विफाई हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन ये अभी भी गैसेस स्टेट में, यहाँ पे गैसेस स्टेट में। अगर मैं यहाँ पे टैप टाइप का कोई सिस्टम अगर लगा दूं, इस तरह से टैप टाइप का सिस्टम लगा दूं, तो जितना भी हमारा लिक्विड एमोनिया था वो सारा नीचे चला आएगा, फिर जो भी हम इसको सेपरेट अभी कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसका रोल है, प्रेशर का रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, देखो इंग्लिश में बहुत सारी चीजें लिखा गया, लेकिन एट दैट हमें समझ में आना चाहिए क्या है। ये सब चीजें हम अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो बुक्स ले रहा हूँ, जो रेफरेंस बुक्स जो ले रहा हूँ, उसकी कहीं कुछ लैंग्वेज है, ये सब चीजें लिखा गया है। एंड लास्ट में आता है फ्रैक्शनल इवापोरेशन। वही सेम चीज है, पढ़ सकते हो, इवापोरेट कर रहे हैं। अभी जो बोल रहा था, एक चीज को गर्म करो तो वो पहला निकल जाएगा, फिर दूसरे टेम्परेचर पे दूसरा निकलेगा, तीसरे टेम्परेचर पे तीसरा निकलेगा। यही तो हमारा इवापोरेशन है, फ्रैक्शनल इवापोरेशन। ठीक है, जैसे कि N2 एंड O2, तो N2 बॉइल्स ऑफ, ये पहले निकल गया, बाद में O2 रह जाता है। ठीक है, तो ठीक है, इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं। अगर और भी चाहिए तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, इन सबको भी देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। कुछ वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि तुम लोग को ज्यादा ढूंढना ना पड़े, और हाँ, इतने में भी समझ में आ जाता है। अभी लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है, जो कि क्या है, क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक है। देखते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या है। इट इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ identifying of dissolved constituent of a mixture by adsorbing them over a appropriate adsorbent material। तो हाँ, बहुत ही खतरनाक वर्ड है। यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन टेक्निक है ये, ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी दो तरीके की चीजों के लिए काम में आता है, एक तो सेपरेट करने में और दूसरा क्या करने में, आइडेंटिफाई करने में। अब क्या क्या मिक्सचर है, क्या क्या नहीं, कैसे पता चलेगा, देखो होता क्या है यहाँ पे। प्रिंसिपल, दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन adsorption of the constituent by the surface of the appropriate adsorbent material or solid medium. The rate of adsorption of a particular constituent depends upon the solubility of the solvent and its affinity of the adsorbing material। हाँ, इतना भी हमें नहीं चाहिए समझना, है ना, ये बस हमारे सिलेबस में है बोल के मैं इसको ऐड किया हूँ। देखो होता क्या है, हमें दो तरीके का मटेरियल लिया जाता है। ठीक है, सा मटेरियल ऐसा क्रोमेटोग्राफी पेपर टाइप का रहता है, ये एक टाइप का मटेरियल रहता है, पहला मटेरियल, और दूसरा मटेरियल हमारा जो सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे जो मिक्सचर है उसका एक स्पोर्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, स्पोर्ट, SPOT, स्पोर्ट। अब इसका जो ये हिस्सा है, इसको बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट में सॉल्वेंट से जैसे डिप किया जाता है, पूरा का पूरा नहीं। होगा क्या, जैसे जैसे ये चीज जैसे ऊपर राइज करता है, उल्टा अगेंस्ट द ग्रेविटी ये ऊपर राइज करता है, और उसी के साथ साथ ये अगर ऐसे जा रहा है
तो इसको भी ऐसे लेके जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, मिक्सचर्स है, अलग अलग मिक्सचर्स हैं। मान के चलो यहाँ पे 3 मिक्सचर है, ए बी सी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटी, ये किस हिसाब से ये इस मेटेरियल पे बाइंड होके हैं। जो सॉलिड मीडियम है इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टेशनरी फेज कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या मूव ही नहीं करे, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टेशनरी फेज। और जो लिक्विड है ये क्या है, मोबाइल फेज है या फिर मूविंग फेज है। जो सॉल्वेंट है ये मूविंग फेज है, ये मूव कर रहा है सॉल्वेंट। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे पता चलेगा। सबसे पहला अगर ब्लू कलर का स्पॉट है तो यहाँ पे छोटा सा अमाउंट का ऐसे ब्लू कलर का आएगा, और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखा रहा हूँ। ग्रीन कलर आया, और यहाँ पे पर्पल कलर आया, और लास्ट पे ऑरेंज कलर आया। 4 कंपोनेंट। चलो एक डी भी ले लेते हैं। तो 4 कंपोनेंट है यहाँ पे। हमें यहाँ पे क्या पता चला, आइडेंटिफिकेशन का बारे में पता चला। यहाँ पे सेपरेट नहीं हुआ, सेपरेट अलग अलग में यहाँ पे हो गया, हमें मिला क्या, सेपरेशन यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे बस आइडेंटिफिकेशन हुआ है। क्रोमेटोग्राफी में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे तो हमें तो ये चीज अलग अलग मिल गया, मेरे हाथ पे कहाँ रहा, यहाँ पे अलग अलग कहाँ पे हो रहा है, मैं तो बस पता चल रहा है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी का ये मेथड से हम क्या कर सकते हैं, बस अलग अलग क्या क्या है कंपोनेंट उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेपरेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट और कॉलम और क्रोमेटोग्राफी यूज होता है, जो कि लैब में यूज होता है। हमारे सिलेबस में अभी इन सब के बारे में है नहीं, लेकिन हाँ क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन भी होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। मेरे कुछ जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं उसमें भी कुछ कॉलम्स हमने किए हैं, उसको भी तुम देख सकते हो, जहां से हम क्या करते हैं, 2 कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। एग्जांपल, separation of color constituent in a mixture of ink by filter paper। filter paper भी यूज होता है, और ये पेपर क्रोमेटोग्राफी भी यूज होता है। हाँ, टिश्यू पेपर भी कभी कभार यहाँ पे यूज आता है। यूट्यूब में तुम देख सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट हम घर में भी कर सकते हैं। इंक को ले सकते हैं, या फिर कोई स्केच पेन हो गया या फिर जो कलर पेन हो गया, इनके इंक को लेके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो की खत्म होते ही हमारा क्या खत्म हो रहा है, ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है, ये सीरीज भी खत्म हो रहा है। और कुछ भी अगर डाउट होगा तो कमेंट्स कर देना। नेक्स्ट सीरीज जो स्टार्ट होगा वो होगा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। मेरा यही ट्राई है कि जैसे एडवांस चीजें भी हो गया केमिस्ट्री, जो कि हमें अच्छे से समझ में आए, बट उससे पढ़ने से पहले कुछ जो बेसिक चीजें हैं उसको भी क्लियर करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हम देखते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, फिर उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट कर देंगे, जो कि एक्चुअल जो रिएक्शंस कैसे होते हैं देखेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।